Hello student, today I am going to explain you the remaining part of reproductive health. Methods to control over population. अब देखेंगे कि जो ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, जब पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर कंट्रोल करने की क्या क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट वन, राइजिंग द एज लिमिट ऑफ मैरिज। जो मैरिज है उसकी एज लिमिट को बढ़ा दिया जाता है तो उसके कारण पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड, बाय डिक्रीजिंग द बर्थ रेट्स। बर्थ रेट को डिक्रीज किया जा सकता है बाय फैमिली प्लानिंग के द्वारा। थर्ड वन, बाय एजुकेशन। एजुकेशन या शिक्षा का देकर भी आप पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एजुकेशन में जैसे गॉड गिव्स बर्थ टू चिल्ड्रंस, ऐसा माना जाता था पहले, आज भी लोगों का ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो ईश्वर की देन है, भगवान की देन है। चिल्ड्रंस लुक आफ्टर बाय गॉड। जन्म के बाद बच्चों की देखभाल भगवान करता है। ओनली सन गिव द मोक्ष टू पेरेंट। ऐसा माना जाता है कि केवल लड़के ही माता पिता को मोक्ष प्रदान करते हैं। टू गिव डॉटर इज सन इन लॉ इज द मोस्ट सेक्रेड डीड। ऐसा माना जाता है कि कन्या दान करना अपने आप में बहुत पुण्य का काम है। चिल्ड्रंस आर वेल्थ। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो संपदा होती है। वन कैन अर्न एज मच चिल्ड्रंस ही हैज़। ऐसा भी माना जाता है कि जितने बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। तो उन लोगों को इसके बारे में शिक्षा दी जा सकती है, उनको अवेयर किया जा सकता है कि ये सारे जो पॉइंट होते हैं वो गलत होते हैं। बाय सपोर्टिंग मोनोगेमी इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के अंदर एकाकी जीवन को सपोर्ट किया जा सकता है जिससे पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। बाय डिलीवरिंग इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट फैमिली अमॉन्गेस्ट लो एजुकेटेड फैमिली। ऐसी फैमिली जिनके अंदर शिक्षा का स्तर बहुत कम है उनको छोटी फैमिली के महत्व को बताकर पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल किया जा सकता है। बाय इम्प्लीमेंटिंग वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। लोगों को फैमिली प्लानिंग की विभिन्न मेथड्स या विधियों का, उपायों का जानकारी देकर। बाय बैन ऑफ मैरिज ऑफ अ पर्सन विथ मोर देन वन वुमन। ऐसे व्यक्ति जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है उसकी एक से अधिक शादी पर रोक लगाकर। एमनियोसेंटेसिस, प्री एग्जामिनेशन इन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स रिजल्ट। बच्चे के जन्म के पहले उसके जेंडर का पता लगाने की प्रोसेस को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। The technique used to determine the chromosomal abnormality and sex of unborn child is called amniocentesis. इस टेक्निक का जो डेवलपमेंट हुआ था वो बच्चों में होने वाले क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को पता लगाने के लिए हुआ था, लेकिन इसका मिस यूज होने लगा। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के साथ साथ बच्चों के जो जेंडर है उसका भी पता लगाया जाता है, तो इस टेक्निक को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। It is now known to all that the mammalian fetus is surrounded by amniotic fluid. जैसा कि सभी को पता है कि मेमल्स का जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, वो एक लिक्विड के अंदर तैरता है, फ्लोट करता रहता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी 3 to 4 मंथ, जब प्रेगनेंसी 3 to 4 मंथ की होती है, दिस फ्लूइड केयरफुली टेकन आउट फ्रॉम द वोम विदाउट डैमेजिंग ऑफ फीटस। तो 3 to 4 मंथ की जब प्रेगनेंसी होती है तो उस कंडीशन में माँ के जो यूटेरस होता है उसमें एक सिरिंज डालकर, एक निडिल डालकर इस फ्लूइड को निकाला जाता है, और जो निडिल होती है स्टेरिलाइज होती है। दिस फ्लूइड इज टेकन टू कल्चर एंड क्रोमोसोमल एनालिसिस। इस फ्लूइड को कल्चर किया जाता है तथा उसके क्रोमोसोम्स की एनालिसिस की जाती है एंड चेक्ड फॉर एनी पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। और एनालिसिस करने के बाद उसके अंदर देखा जाता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, उसको फाइंड आउट किया जाता है। इफ एस्टेब्लिश दैट द फीटस हैज सम कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम देन मदर कैन अंडरटेक एबॉर्शन। यदि क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी होती है या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो उस कंडीशन में उस चाइल्ड को एबॉर्ट किया जा सकता है, एबॉर्शन किया जा सकता है। द सेल्स कैन बी फिक्स्ड फॉर क्रोमोसोमल प्रिपरेशन
by seeing XY chromosomes the sex of child can be told. जो सेल्स को एनालाइज किया जाता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स को देखा जाता है, तो क्रोमोसोम्स को जब देखते हैं तो उसके अंदर पता चल जाता है कि होने वाले चाइल्ड के अंदर एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम्स है, और इससे उसके जेंडर का भी पता लगाया जा सकता है। हाउएवर दिस टेक्निक द ग्रेटली मिसयूज, लेकिन इस टेक्निक का आजकल मिसयूज होने लगा है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की जगह जो होने वाला चाइल्ड है उसके जेंडर को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पता लगाया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा उसको बैन लगा दिया गया है। पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल, it is divided into two categories. First one natural method and second one artificial scientific methods. First one natural method, again divided into three parts: periodic, abstinence, second coitus interruption, थर्ड वन लैक्टेशन। और आर्टिफिशियल जो है इसको भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है: कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्टेरिलाइजेशन तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी होते हैं जिनको पिल्स के फॉर्म में लिया जाता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी होते हैं। अब जो डिवाइस होते हैं इसको फिट किया जाता है यूटेरस के अंदर, जैसे IUCD उसका एग्जाम्पल है लूप, कॉपर्टी और बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देते, एज अ बैरियर की तरह वर्क करते हैं, जैसे डायफ्राम, कंडोम्स एंड फ्यूमिडोम्स। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है, इसके अंदर वेसेक्टोमी होता है और ट्यूबेक्टोमी होता है। वेसेक्टोमी की जो प्रोसेस परफॉर्म की जाती है मेल में की जाती है, और ट्यूबेक्टोमी की जो प्रोसेस परफॉर्म की जाती है वो फीमेल में की जाती है। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब पता लग जाता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट एबनॉर्मल होता है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसको एबॉर्शन किया जाता है जो कि लीगली होता है। फर्स्ट वन नेचुरल मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या अवॉइडेंस ऑफ सेक्स एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जब ओवेरी से ओवर डिस्चार्ज होता है तो उस कंडीशन को ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस कब होती है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 10 से 17 दिन में ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवेरी से ओवर डिस्चार्ज होता है। तो जिस समय ओवर डिस्चार्ज होता है उस समय इंटरकोर्स या कोइटस की प्रोसेस को अवॉइड करना चाहिए, मतलब फिजिकल कांटेक्ट से बचना चाहिए। सेकेंड, आउटसाइड इजेकुलेशन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। जब इंटरकोर्स की प्रोसेस होती है, जो इजेकुलेशन या डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती है, वो डिस्चार्जिंग की प्रोसेस वेजाइना में ना होते हुए वेजाइना के बाहर की ओर की जाती है, उससे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट वन, इंटेंस लैक्टेशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। जब ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन बहुत होता है बच्चे के बर्थ के बाद, तो उस कंडीशन में जो इंटरकोर्स किया जाता है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। आर्टिफिशियल और साइंटिफिक मेथड्स। फर्स्ट वन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसके अंदर दो पार्ट हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इट्स प्रिपेयर फ्रॉम द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एज अ पिल फॉर्म। ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं पिल्स या गोलियों के फॉर्म में होते हैं, जिनका फॉर्मेशन किया जाता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से, जो कि सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं। सेकेंड, इट्स कंट्रोल द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन रिलेशनशिप। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं किस तरह से कंट्रोल करते हैं? इट्स कंट्रोल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन रिलेशनशिप। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो रिलेशनशिप है ओवेरी के साथ, उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। सेकेंड, इट चेंजेस कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिकॉज अनफेवरेबल फॉर स्पर्म फर्टिलाइजेशन। ये जो पिल्स होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो ट्रैक्ट होता है उसकी कंडीशन को अनफेवरेबल कर देता है, जिससे स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। थर्ड, डिसऑर्डर्स ऑफ दिस पिल्स इज ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। ये जो पिल्स ली जाती है उससे ब्लड क्लॉटिंग होता है तथा ब्रेस्ट का कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन है उसको नहीं लेना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। फर्स्ट वन, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD। एग्जाम्पल, लूप एंड कॉपर्टी विच आर प्लेस इन यूटेरस फॉर प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन।
जो लूप और कॉपर्टी होता है, इसको यूटेरस का जो ओपनिंग होता है, माउथ होता है, सर्विक्स वाला पोर्शन होता है, उस वाले पोर्शन में इसको फिट कर दिया जाता है। जब इजेकुलेशन के टाइम स्पर्म एंटर होता है तो ये उसकी एंट्री को रोक देता है, और अगर एंट्री हो भी जाती है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन है उस प्रोसेस को रोक देता है। सेकेंड, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फर्स्ट वन, कंडोम में निरोध, जो कि मेल में यूज होते हैं, और फीमेल जो कंडोम होते हैं इसको फेमिडोम कहते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें एज अ बैरियर की तरफ वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन, डायफ्राम और सर्विक्स कैप। ये केप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल अपने फिंगर से इस केप लाइक स्ट्रक्चर को अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेती है, और जो यूटेरस का सर्विक्स वाला पोर्शन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे इजेकुलेशन के समय जो स्पर्म्स होते हैं वो यूटेरस के अंदर एंटर नहीं हो पाते और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस रुक जाती है। नेक्स्ट वन, स्पर्मिसाइड्स। ये क्रीम के फॉर्म में होते हैं। तो बिफोर इंटरकोर्स वेजाइना के अंदर इसको अप्लाई कर लिया जाता है और बाद में इंटरकोर्स किया जाता है। तो इजेकुलेशन के जब स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं, तो जब इस स्पर्मिसाइड्स क्रीम के कांटेक्ट में आते हैं तो वो सारे स्पर्म्स वहीं डेड हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। You can see in this diagram the various types of contraceptive devices. First one, male condom. Second one, female condom जिसको फेमिडोम कहते हैं। थर्ड वन जो सर्विकल कैप होता है जिसको फीमेल जो अपने फिंगर से यूटेरस के माउथ के ऊपर उसको फिट कर लेती है। उसके बाद कॉपर्टी और लूप जो होते हैं ये फिट किए जाते हैं, डॉक्टर के द्वारा फिट किए जाते हैं और डॉक्टर के द्वारा ही इनको निकाला जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं। नेक्स्ट, आइडियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसमें क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होना चाहिए, वो किस तरह से अपने लिए आइडियल होना चाहिए। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, उसको इस्तेमाल करने में आसानी होनी चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, या आसानी से कहीं पे भी अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड बी इफेक्टिव, अगर आपने इसका यूज किया है तो जिस पर्पस के लिए वह किया है आपने इसका यूज, तो वो पर्पस आपका फुलफिल होना चाहिए। इट शुड बी रिवर्सिबल विथ नो साइड इफेक्ट, ये रिवर्सिबल होना चाहिए। आपने इसको अप्लाई कर लिया उसके बाद आप उसको निकाल भी सकते हैं, तो ये प्रोसेस होना चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर। इसको अप्लाई करने के बाद, इसको लगाने के बाद जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सेक्सुअल डिजायर में किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। सेकेंड, स्टेरिलाइजेशन। दिस इंक्लूड द कटिंग ऑफ, लिगेटिंग एंड कंटिन्यूटी ऑफ ओविडक्ट एंड वासा डिफरेंशिया। स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर ये मेल और फीमेल में की जाती है, जिसमें कटिंग और लिगेटिंग की प्रोसेस की जाती है। तो फर्स्ट वन, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी डन इज इन मेल्स। वेसेक्टोमी की जो प्रोसेस है मेल में की जाती है परफॉर्म। इसके अंदर कटिंग और लिगेटिंग की प्रोसेस होती है। तो कटिंग और लिगेटिंग होगा वास डिफरेंस का, जिससे स्पर्म का ये पैसेज होता है, तो वास डिफरेंस को कट करके उसको बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म जब सीमेन का एजिकुलेशन होता है तो बाहर नहीं आ पाते। तो इस प्रोसेस को वेसेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो ओविडक्ट होती है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है, उसको काट करके बांध दिया जाता है। तो जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस होते हैं, ओवा डिस्चार्ज होते हैं, तो वो ओवा फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस के अंदर नहीं आ पाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो मेल के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, और फीमेल के अंदर जो प्रोसेस होगी उसको वेसेक्टोमी कहेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, लीगली एबॉर्शन। मतलब जब चाइल्ड जो होता है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, उसमें कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो या उसका डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, तो उस कंडीशन में लीगली एबॉर्शन किया जा सकता है। तो उस प्रोसेस को MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। नेक्स्ट वन जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वेसेक्टोमी का है।
इस डायग्राम के अंदर जो वास डिफरेंशिया है, ये जो वास डिफरेंशिया है जिसके ये क्या होता है, स्पर्म का पैसेज। स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर, और ये कहाँ निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है और कहाँ जाता है, डिस्चार्ज होता है बाहर की तरफ। तो ये जो वास डिफरेंशिया है इसको कट करके बांध दिया जाता है। तो स्पर्म अगर यहाँ से आएगा भी तो वापस से क्या होगा, बैरियर आ जाएगा वहाँ पर, जिससे वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वहीं रुक जाएगी, क्योंकि उसका डिस्चार्जिंग के साथ जो सीमेंट जब डिस्चार्ज होगा तो उसके साथ स्पर्म डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसका पैसेज है उसको कट करके क्या कर दिया, बांध दिया है। तो इस प्रोसेस को वेसेक्टोमी कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरल डिजीज, इट इज आल्सो नोन एज STDs। फर्स्ट वन, एड्स, फर्स्टली डिस्कवर्ड इन अमेरिका इन 1981। सबसे पहले एड्स को रिपोर्टिंग किया गया था अमेरिका में 1981 में। ये वायरल डिजीज है जो किस वायरस के द्वारा होती है, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड के द्वारा, HCLV थर्ड वायरस के द्वारा। अब इस वायरस को HIV वायरस कहा जाता है, मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस होता है ये अपने इम्यून सिस्टम की हेल्पर T सेल होती है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसको नष्ट करने लगता है, दैट एक्टिवेट अदर लिम्फोसाइट। और जो कि ये जो हेल्पर T सेल्स होती है दूसरी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। जब T लिम्फोसाइट ही नहीं होगी, हेल्पर T सेल नहीं होगी, तो ये दूसरी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, जिससे ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका जो इम्यून सिस्टम है धीरे धीरे वीक होने लगता है और उसके अंदर जो कोई सी भी डिजीज होती है वो सीवियर कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाती है। सिम्टम्स, स्वॉलेन लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड होती है वो फूल जाती है, फीवर आने लगता है, रात को पसीना आने लगता है, अचानक बॉडी का जो वेट होता है वो गिर जाता है, कम हो जाता है इन सीवियर कंडीशन। जब सीवियर कंडीशन होती है तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, मेमोरी का लॉस हो जाता है तथा बोलने तथा सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, जो एड्स बीमारी होती है उसका जो ट्रांसमिशन है, उसका संक्रमण कैसे फैलता है। एड्स वायरस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फिजिकल कॉन्टेक्ट। यदि आप इन्फेक्टेड पर्सन से फिजिकल कॉन्टेक्ट करते हैं तो उससे ये आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का आपने ब्लड ले लिया विदाउट टेस्टिंग तो उस कंडीशन में ये वायरस ट्रांसमिटेड हो जाता है। कंटेमिनेटेड इंजेक्शन नीडल, जो नीडल्स होती है उसको प्रॉपरली अगर बॉयल नहीं किया जाता है और इन्फेक्टेड पर्सन की जो नीडल्स होती है आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्टेड होती है तो ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। होमोसेक्सुअल कॉन्टेक्ट इज आल्सो मीन ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रेजेंटली देयर इज नो क्योर फॉर एड्स। अभी तक एड्स के लिए कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। हैंस प्रिवेंशन इज ओनली मेजर्स टू कंट्रोल डिजीज। केवल इस बीमारी को बढ़ने से केवल रोका जा सकता है। उसके लिए क्या क्या मेजर्स यूज किए जाते हैं। HIV टेस्ट शुड बी डन बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके पहले आपका HIV टेस्ट होना जरूरी है, या आप किसी दूसरे को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस कंडीशन में भी पहले आपका HIV टेस्ट होना बहुत जरूरी है। होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट शुड बी अवॉइडेड। जो होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उससे आपको बचना चाहिए। यूज कंडोम ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अननोन वुमन। यूज डिस्पोजल सिरिंज एक्सेट्रा। You can see in this diagram the structure of HIV virus. Second venereal disease is gonorrhea. It is caused by the Neisseria gonorrhoeae pathogens. ये जो डिजीज होती है Neisseria gonorrhoeae पैथोजेंस के द्वारा होती है। गोनोरिया एज अ डिजीज ऑफ जेनाइटल डक्ट, जो रिप्रोडक्टिव डक्ट है उससे रिलेटेड डिजीज है। द बैक्टीरिया ऑकर्स इन द पेयर्स एंड आर ग्राम नेगेटिव। जो बैक्टीरिया होता है पेयर्स में होता है और ग्राम नेगेटिव होता है। बैक्टीरिया अटैक द यूरेथ्रा एंड कॉज एक्यूट यूरिथ्राइटिस इन बोथ सेक्सेस। जो बैक्टीरिया होता है यूरेथ्रा के अंदर अटैक करता है और एक डिजीज कॉज करता है, उसको यूरिथ्राइटिस कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। फ्रॉम हेयर द डिजीज में स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यूरेथ्रा से ये डिजीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट
कि दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट हो जाती है, फैल जाती है। देयर इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 2 to 10 days। इनका जो फैलने का, जो इनका सिम्टम्स के शो करने का टाइम होता है वो 2 to 10 days होता है, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इन मेल्स इन कैन बी स्प्रेड टू प्रोस्टेट, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड सेमिनल वेसाइटिस। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है ये कहाँ कहाँ फैलता है? एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, दूसरा टेस्टिस के अंदर, तीसरा एपिडिडाइमिस के अंदर और चौथा सेमिनल वेसाइकल्स के अंदर। इन फीमेल्स अर्ली इन्वांशन इज सर्विक्स। फीमेल के अंदर सबसे पहले ये स्प्रेड आउट होता है सर्विक्स वाले रीजन में, लेटर इन्फेक्शन स्प्रेड टू यूटेरस एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, और उसके बाद जो स्प्रेड आउट होता है ये फैलता है यूटेरस तथा बार्थोलिन ग्लैंड्स के अंदर, ओवेरिस के अंदर और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। वेजाइना एस्केप द इन्फेक्शन एज इट हैज द एसिडिक पीएच, और वेजाइना के अंदर जब इसका इन्फेक्शन फैलता है तो उसका जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है और एसिडिक हो जाता है। समटाइम द चाइल्ड ऑफ इन्फेक्टेड मदर शो द आई इन्फेक्शन, गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस। और ऐसी मदर जिसके अंदर गोनोरिया डिजीज है, उसके अंदर जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस चाइल्ड के अंदर जो डिजीज कॉज होती है उसको कहते हैं गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस, जो आई से रिलेटेड डिजीज होती है। इट मे लीड टू फीमेल स्टेरिलिटी। अगर बहुत दिनों तक इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है धीरे धीरे उसका लॉस होने लगता है और एट लास्ट में स्टेरिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है। द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ये जो डिजीज ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरी पर्सन में फैलती है, फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलती है। ट्रीटमेंट: सल्फेनोमाइड्स, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन तथा एम्पिसिलिन यूज किए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। सिफिलिस, ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। इसका जो पैथोजन होता है वो होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसका जो मेजरमेंट होता है 8 से 18 म्यू तक होता है और इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होगा वो 3 वीक्स का होगा। मतलब ये बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन फैलाएगा तो उसके सिम्टम्स आपको 3 वीक्स में नजर आने लगेंगे। ये शार्प होता है, मतलब तिकोना होता है और बहुत गोल होता है, और बॉडी का शेप जो होता है रेगुलर होता है। इट कैन नॉट पेनिट्रेट द स्किन, ये स्किन के अंदर घुस नहीं सकता, लेकिन स्लाइड द ब्रेक द सरफेस इज सफिशिएंट फॉर द ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो ऊपर की सरफेस होती है स्किन की वो आसानी से ब्रेक कर देता है, ये उसके अंदर चला जाता है और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। क्लिनिकली सिफिलिस कैन बी स्टडी अंडर 3 स्टेज। जो सिफिलिस को है 3 स्टेज के अंदर स्टडी की जा सकती है: प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड टर्शियरी स्टेज। अब देखेंगे प्राइमरी स्टेज। इन दिस स्टेज द लेशंस आर लोकलाइज्ड एंड आर यूजुअली सीन ऑन द जेनिटेलिया। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो केवल जेनिटेलिया के ऊपर, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर दिखाई देते हैं। स्लोली द पैथोजन स्प्रेड इन द बॉडी विद द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। उसके बाद ये पैथोजेंस आपकी बॉडी के अंदर ब्लड तथा लिम्फ के द्वारा पूरी बॉडी में फैलने लगता है। सेकेंडरी स्टेज, दिस स्टेज शो द कैरेक्टरिस्टिक मल्टीपल लेशन ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इस स्टेज के अंदर इसके जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, ये आपकी स्किन पर कई जगह पर दिखाई देते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन पर दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करने लगता है। टर्शियरी स्टेज, द टर्शियरी स्टेज अपीयर ओनली आफ्टर द लैप्स ऑफ सेवरल ईयर्स। जो टर्शियरी ईयर्स मतलब पहले आपको इन्फेक्शन हुआ और आपने आपको डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी, आपने ट्रीटमेंट लिया, तो उस समय वो जो सिम्टम्स है सारे डिसअपियर हो गए, लेकिन कुछ सालों के बाद वही सिम्टम्स वापस से रीअपियर होने लगते हैं, तो वो होती है टर्शियरी स्टेज। ये जो होती है क्रोनिक स्टेज होती है, इसके अंदर क्रोनिक लेशंस या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट: डायग्नोसिस इज मेड फ्रॉम द सीरोलॉजिकल टेस्ट। जो सीरम होता है उससे टेस्ट किया जाता है, उससे इस डिजीज को डायग्नोस किया जाता है। सेकेंड, फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑर्गेनिक आर्सेनिकल कंपाउंड आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। इस सिफिलिस का ट्रीटमेंट करने के लिए ऐसी मेडिसिन ली जाती है जिसके अंदर आर्सेनिक होता है या आर्सेनिक के कंपाउंड्स होता है, उससे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये जो मेडिसिन ली जाती है कई समय तक ली जाती है। पेनिसिलिन इज नाउ रिप्लेस द एंशिएंट ड्रग। जो पहले समय जो ड्रग्स लिए जाते हैं डिजीज को ट्रीट करने के लिए, अब उन ड्रग्स की जगह पेनिसिलिन का यूज किया जाता है।
Next, sexually transmitted disease is genital herpes. It is sexually transmitted disease which is caused due to the infection of herpes simple virus. ये जो डिजीज होती है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होती है और इसका जो पैथोजेंस होता है वो हर्पीज वायरस होता है. In this disease, the vesiculopustular lesions and cluster of reddish ulcers are formed over the external genitalia. इस डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो लाल कलर के अल्सरी छाले या के रूप में दिखाई देते हैं और ये छाले होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, उसके ऊपर रेडिश कलर के अल्सर्स दिखाई देते हैं जो इस डिजीज के सिम्टम्स हैं. These postulate are developed repeatedly. और ये जो अल्सर्स होते हैं ये बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, बनते हैं मतलब रैपिडली ये प्रोसेस चलती रहती है. देयर इज नो इफेक्टिव मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज. इस डिजीज की कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है. देयरफॉर अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज ओनली अ सिंपल मेथड टू प्रिवेंट इट. तो इस बीमारी से बचने का मेन तरीका यही है कि सेक्सुअल जो कांटेक्ट होता है उससे आपको बचना चाहिए. नेक्स्ट वन, नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस NGU. NGU is a disease of sex organ which is caused due to the infection of Neisseria gonorrhoeae. ये जो डिजीज होती है Neisseria gonorrhoeae पैथोजेंस के द्वारा होती है. इन्फेक्शन ऑकर्स ड्यू टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड क्लॉथ. ये जो डिजीज ट्रांसमिटेड होगी या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा या इन्फेक्टेड क्लॉथ. अगर ऐसे पर्सन का आपने क्लॉथ का यूज कर लिया जो कि इस डिजीज से इन्फेक्टेड है तो ये डिजीज आप में भी कॉज हो जाएगी. द बैक्टीरियम पसेस इनटू जेनाइटल ट्यूब्स. ये जो बैक्टीरिया होता है कहाँ पाया जाता है? जेनाइटल ट्यूब्स में, और पस को फॉर्म करता है, उसको डिस्चार्ज करता है. जो जेनिटेलिया है उसके अंदर क्या होने लगता है? पेन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होता है. यूरिनेशन के टाइम जब यूरिन पास आउट करते हो तो उस समय क्या होता है? पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है और साथ में यूरिन के साथ पस भी निकलता है. दिस डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स. इस डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के द्वारा. इनफर्टिलिटी अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस ड्यू टू फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रीजन. तो चाइल्ड के अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी का धीरे धीरे लॉस होना, तो उसके कई रीजन हैं. जैसे फिजिकल, जन्मजात कोई बीमारी हो, या ड्रग्स का अगर कंटिन्यूस इनटेक हो, या इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, या कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो तो इसके कारण उसमें चाइल्ड प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है उसका लॉस होने लगता है. तो इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं. इनफर्टिलिटी इन मेल. मेल के अंदर जो इनफर्टिलिटी है उसको देखेंगे. सीमेन ऑफ फर्टाइल मेल. जो फर्टाइल मेल होता है जिसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है, तो पर सीमेन इजेकुलेशन की जो क्वांटिटी होती है 3 to 4 ml होती है, और उसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं 200 मिलियंस होते हैं. अब इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन उसके अंदर स्पर्म का काउंट 200 मिलियन से बहुत कम हो जाए, तो उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी होगी. एजोस्पर्मिया, सीमेंस का डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं है, तो उस कंडीशन को एजोस्पर्मिया कहेंगे. एस्थेनोजोस्पर्मिया, सीमेन का डिस्चार्ज हो रहा है, उसके अंदर स्पर्म भी है लेकिन उनकी मोबिलिटी बहुत कम है. तो मोबिलिटी बहुत कम है, उसके कारण क्या है कि वो किसके पास नहीं पहुंच पाएंगे? जो स्पर्म्स है वो ओवम के पास नहीं पहुंच पाएंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी. इसके बाद आता है टेरेटोजोस्पर्मिया, डिफेक्टिव स्पर्म्स. अब सीमेन का डिस्चार्जिंग हो रहा है, उसके अंदर स्पर्म्स भी है लेकिन जो स्पर्म है वो मॉर्फोलॉजिकल कैसे हैं? कंप्लीट नहीं है, तो उस कंडीशन को टेरेटोजोस्पर्मिया कहेंगे. सेकेंड, फेल्यूर ऑफ क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम. कभी कभी क्या होता है कि चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस कंडीशन में जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन्स में ही रह जाती है, स्क्रोटम वाले रीजन में नहीं आ पाती. और एब्डोमेन में अगर वो रह जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस टेम्परेचर पर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनका फॉर्मेशन नहीं होता है. नेक्स्ट वन, ब्लॉकेज और एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंशिया और वासा एफ्रेंशिया.
यदि जो वासा डिफरेंशिया होती है, वासा डिफरेंशिया है, अगर वो ब्लॉकेज हो जाए तो उस कंडीशंस में रिड्यूस द फ्रक्टोज कंटेंट। अब जो स्पर्म सर्वाइव करते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है सीमेन के अंदर जो फ्रक्टोज होता है उससे मिलती है। लेकिन अगर सीमेन के अंदर फ्रक्टोज की क्वांटिटी कम हो जाए, मतलब उनका फूड उनको प्रॉपर नहीं मिले, तो उस कंडीशन में उनकी डेथ होती रहती है। हाइड्रोसिली और फिलिंग ऑफ वाटर इन टेस्टिस, कभी कभी टेस्टिस के अंदर वाटर फिल हो जाता है जिसमें स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस रुक जाती है। अल्कोहलिज्म, इट्स इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर कोई ड्रग का इंट्रैक्ट करता है या अल्कोहल का इंट्रैक्ट करता है तो उस कंडीशन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो रुक जाती है, इरेगुलर होती है या नहीं होती है, जिसके कारण स्पर्म का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम या गेनेटोट्रोपिक डेफिशिएंसी, जो गेनेटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके कारण भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस रुक जाती है। नेक्स्ट वन, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, इट इज़ आल्सो कॉज ड्यू टू द, इसके भी कई रीजन है। पहला, डेफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी कपल बाय थायराइड एंड एड्रिनल डिसफंक्शन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कनेक्ट होती है थायराइड ग्लैंड के साथ, एड्रिनल ग्लैंड के साथ, तो इन ग्लैंड्स के अंदर जब डिसफंक्शन होता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके कारण फीमेल में इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है। इनएडिक्वेट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम, अगर ओवेरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो और ग्रोथ हो जाने के बाद उसके प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी फीमेल में प्रोड्यूस होती है। हाइपरप्रोलैक्टीमिया, ड्यू टू विच ओवम इज नॉट लिबरेटेड बट रिमेन ट्रैप्ड इनसाइड द फॉलिकल। जो हाइपरप्रोलैक्टीमिया क्या होता है कि ओवम जो है वो ओवेरी से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो फॉलिकल के अंदर होता है, लेकिन हाइपरप्रोलैक्टीमिया में फॉलिकल से ओवा बाहर ही नहीं निकल पाएगा, ओवे फॉलिकल के अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हाइपरप्रोलैक्टीमिया कहेंगे। नेक्स्ट वन, फेलोपियन ट्यूब फेल टू पिक अप ओवम, जो ओवा डिस्चार्ज होता है ओवेरी से तो उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो जैसे ही ओवा डिस्चार्ज होगा तो उसको पिक कर लिया जाता है फेलोपियन ट्यूब के द्वारा, लेकिन फेलोपियन ट्यूब अगर उसको पिक नहीं कर पाए, उसमें फेल हो जाए, तो उस कंडीशन से भी इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट वन, डिफेक्टिव यूटेराइन एंडोमेट्रियम, जो यूटेरस होती है उसकी इंटरनल वॉल होती है उसको क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, उसका अगर मार्फोलॉजी कोई डिफेक्ट हो तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूटेरस, यूटेरस का फॉर्मेशन अगर प्रॉपर ना हो। फिब्रॉइड यूटेरस, यूटेरस के अंदर अगर ट्यूमर्स या फिब्रॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है। डिफेक्टिव वेजाइनल ग्रोथ लाइक द एट्रेसिया एंड ट्रांसवर्स सेप्टा, अगर जो वेजाइना होती है उसका अगर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो, उसके अंदर ट्रांसवर्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, ART इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक। ये जो ART होता है इसमें बहुत सारी टेक्निक है जिसकी हेल्प से इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल कपल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इन दिस मेथड द oocyte फ्रॉम द ओवेरी और स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस आर रिसीव्ड। इस टेक्निक के अंदर ओवम को ओवेरी से तथा स्पर्म को टेस्टिस से रिसीव किया जाता है, ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा स्पर्म तथा ओवम को आपस में फर्टिलाइज किया जाता है, फिर उनका डेवलपमेंट किया जाता है जिससे एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो इस टेक्निक को क्या कहेंगे, ART। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में करवाई जाती है, तो उसको IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन भी बाहर होगा, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, उसके बाद जो जाइगोट बनेगा उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा किसके अंदर, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इसके बाद गिफ्ट, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें गेमिट को ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब
मेल जो होता है उसके स्पर्म को लिया जाता है और फीमेल के जेनिटल डक्ट के जो अंदर फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद आता है AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इसके अंदर आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। टेस्ट ट्यूब बेबी, सम वुमेन आर अनेबल टू हैव नॉर्मल कंसेप्शन। कुछ महिलाएं ऐसी होती जिसमें सामान्यतः क्या होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो उन महिलाओं के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी को सजेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अनफर्टिलाइज एग को बाहर निकाला जाता है एंड कीपिंग अंडर द स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशन। बाहर निकालने के बाद उसको स्टेराइल तथा एसेप्टिक कंडीशन में रखा जाता है। देन ओवम फर्टिलाइज विद द स्पर्म ऑफ हर हस्बैंड आउटसाइड ऑफ बॉडी। उसके बाद जो उसके स्पर्म, हस्बैंड का स्पर्म होता है, उससे उस एग को फर्टिलाइज किया जाता है बॉडी के बाहर। द जायगोट अलाउड टू डेवलप अप टू 32 स्टेज इन विट्रो। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो उससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। उस जायगोट के अंदर क्लीवेज होगा, मतलब डिवीजन होगा। जायगोट डिवाइड होकर 2 सेल फॉर्म करेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 सेल जब बन जाएगी उसमें 32 सेल से फॉर्म हो जाती है। देन 32 स्टेज में उसको फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, यूटेरस होता है, उसमें उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब आगे का जो डेवलपमेंट होगा फीमेल के यूटेरस के अंदर होगा। हालांकि ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आर्टिफिशियल करवाई जाती, टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाई जाती बाहर की ओर, इसलिए इस प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब कहते हैं और जो बेबी होगा वो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा।